स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे सामने किडनी की एक बेहद महत्वपूर्ण इकाई ग्लोमेरुलस का एक विस्तृत चित्र है। ये वो सूक्ष्म संरचना है जहां आप कह सकते हैं रक्त की सफाई का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया जाता है। चलिए इस जटिल रचना की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। बिल्कुल, ये चित्र वाकई ग्लोमेरुलस की अद्भुत इंजीनियरिंग को दिखाता है। पहली नज़र में शायद ये केशिकाओं का बस एक गुच्छा लगे, लेकिन इसकी हर कोशिका, हर परत का एक खास मकसद है। ये किडनी के फिल्ट्रेशन प्लांट का समझिए दिल है। आज हम देखेंगे कि कैसे रक्त यहाँ पहुँचता है, किन बाधाओं को पार करके छनता है और कौन सी कोशिकाएं इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाती हैं और हाँ, नियंत्रित भी करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरी संरचना का बाहरी ढांचा देखते हैं। ये प्याले जैसी संरचना जो इसे घेरे हुए है, ये बोमन्स कैप्सूल है और इसकी बाहरी दीवार को पेराइटल लेयर कहा गया है। और इसके अंदर ये केशिकाओं का घना जाल सा दिख रहा है, यही ग्लोमेरुलस है। एकदम सही कहा। बोमन्स कैप्सूल एक तरह से ग्लोमेरुलस के लिए एक कलेक्शन कप जैसा है। ग्लोमेरुलस असल में एक आर्टेरियोल मतलब धमनी के आगे शाखाओं में बंटकर बनी सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं यानी केशिकाओं का एक विशिष्ट गुच्छा है। बोमन्स कैप्सूल की दो परतें होती हैं, बाहरी पेराइटल लेयर जो आपने बताई और एक अंदरूनी विसरल लेयर, वो सीधे ग्लोमेरुलर केशिकाओं से चिपकी होती है। अच्छा। और हाँ, इन दोनों परतों के बीच की जगह को बोमन्स स्पेस कहते हैं, जहां वो छना हुआ द्रव मतलब फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है। हाँ, समझ गया। चित्र में दो मुख्य रक्तवाहिकाएं भी साफ दिख रही हैं जो इस गुच्छे से जुड़ रही हैं। एक एफरेंट आर्टेरियोल और दूसरी इफरेंट आर्टेरियोल। नाम मिलते जुलते हैं पर इनका काम तो बिल्कुल उल्टा लगता है। ये रक्त प्रवाह को कैसे नियंत्रित करती हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एफरेंट आर्टेरियोल मतलब अभिवाही धमनी रक्त को ग्लोमेरुलस के अंदर लाती है। ए फॉर अराइव ऐसे याद रख सकते हैं। ये समझिए एंट्री गेट है। हाँ। और इफरेंट आर्टेरियोल यानी अपवाही धमनी छन्ने के बाद जो बचा हुआ रक्त है उसे ग्लोमेरुलस से बाहर ले जाती है। ई फॉर एग्जिट। ये एग्जिट गेट हुआ। तो इनमें सिर्फ लाने और ले जाने का ही अंतर है या इनकी मतलब बनावट में भी कुछ खास बात है? इनके बनावट में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जो फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी दबाव बनाता है। इफरेंट आर्टेरियोल का जो व्यास है डायमीटर, वो इफरेंट आर्टेरियोल से थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ, यानी आने का रास्ता थोड़ा चौड़ा है और जाने का थोड़ा संकरा। अच्छा। जैसे किसी पाइप में आगे थोड़ा संकरा कर दें तो पीछे दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है। इस व्यास के अंतर के कारण ग्लोमेरुलर केशिकाओं के अंदर रक्त का दबाव मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। और यही बढ़ा हुआ दबाव वो मुख्य ताकत है जो रक्त में से पानी और छोटे अणुओं को केशिकाओं की दीवार से बाहर धकेलकर बोमन स्पेस में फिल्टर होने पर मजबूर करती है। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कुशल तरीका है फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर ग्रेडियंट बनाने का। समझ गया। तो ये तो हुई रक्त के आने जाने और दबाव बनने की बात। अब अंदर चलते हैं, केशिकाओं के इस गुच्छे के भीतर। यहाँ कई तरह की कोशिकाएं दिख रही हैं। एंडोथेलियल सेल्स, बीच में फंसी हुई सी मैसेंजियल सेल्स और केशिकाओं के ऊपर लिपटी हुई पोडोसाइट्स। ये सब मिलकर क्या करती हैं? ये तीनों मिलकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सिस्टम की जान है, समझिए। सबसे पहले बात करते हैं एंडोथेलियल सेल्स की। ये ग्लोमेरुलर केशिकाओं की सबसे अंदरूनी परत बनाती हैं, यानी रक्त सबसे पहले इन्हीं के संपर्क में आता है। इनकी खासियत ये है कि इनमें सामान्य केशिकाओं की तुलना में बहुत ज्यादा और बड़े छेद होते हैं, जिन्हें फेनेस्ट्रेशन कहते हैं, जैसे छोटी छोटी खिड़कियां हों। ये फेनेस्ट्रेशन किस काम आते हैं? क्या ये किसी चीज को रोकते भी हैं? हाँ, ये फेनेस्ट्रेशन पानी, आयंस, ग्लूकोज, यूरिया जैसे छोटे अणुओं को तो आसानी से गुजरने देते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं को जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, उनको रोकने के लिए काफी छोटे होते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन की पहली बाधा है जो सेल्स को ब्लड फ्लो में ही बनाए रखती हैं। हालांकि ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को रोकने में उतनी कारगर नहीं है, उसके लिए अगली परतें। ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स के बाद आती हैं ये मेसेंजियल सेल्स। ये केशिकाओं के बीच में धसी हुई दिख रही हैं। इनका क्या रोल है? मेसेंजियल सेल्स ग्लोमेरुलर गुच्छे के केंद्र में केशिकाओं के बीच के स्पेस में पाई जाती हैं। इनके कई महत्वपूर्ण काम हैं। पहला तो ये एक तरह का ढांचा या सहारा देती हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जिससे केशिकाओं का गुच्छा टिका रहता है।
दूसरा, इनमें सिकुड़ने की क्षमता होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी, जिससे ये केशिकाओं के सरफेस एरिया को थोड़ा नियंत्रित कर सकती हैं और इस तरह फिल्ट्रेशन रेट GFR को प्रभावित कर सकती हैं। मतलब ये फिल्ट्रेशन को फाइन ट्यून करने में भी मदद करती हैं। हाँ, कुछ हद तक। इसके अलावा इनका एक और महत्वपूर्ण काम है सफाई करना। ये फैगोसाइटिक होती हैं, यानी ये फिल्ट्रेशन बैरियर में फंस गए किसी भी मलबे जैसे प्रोटीन एग्रीगेट्स या इम्यून कॉम्प्लेक्स को खाकर साफ कर सकती है। ये मैसेंजियल मैट्रिक्स भी बनाती हैं, जो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कुछ किडनी रोगों में क्या होता है, इन कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है या ये ज्यादा मैट्रिक्स बनाने लगती हैं, जिससे ग्लोमेरुलस का काम बिगड़ सकता है। काफी मल्टीटास्किंग कोशिकाएं हैं ये। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे अनोखी दिखने वाली कोशिकाओं पर, पोडोसाइट्स। ये तो केशिकाओं के ऊपर किसी ऑक्टोपस की तरह लिपटी हुई दिख रही हैं। हाँ, इनका नाम और इनकी बनावट दोनों ही खास हैं। पोडोसाइट्स बॉमन्स कैप्सूल की अंदरूनी परत यानी विसरल लेयर बनाती है। पोडो का मतलब होता है पैर। इन कोशिकाओं से कई पैर जैसे उभार, जिन्हें फुट प्रोसेस या पेडिकल्स कहते हैं, वो निकलते हैं, जो ग्लोमेरुलर केशिकाओं की बाहरी सतह पर लिपटे रहते हैं। ये उभार आपस में पूरी तरह सटे नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के साथ जैसे उंगलियां फंसा लेते हैं, इंटरडिजिटेट करते हैं। और इनके बीच की ये खाली जगह, इसका क्या महत्व है? इन पैर जैसे उभारों के बीच में बहुत महीन दरारें होती हैं, जिन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं। और इन स्लिट्स के ऊपर एक बहुत ही पतला प्रोटीन का बना पर्दा होता है, जिसे स्लिट डायफ्राम कहते हैं। ये स्लिट डायफ्राम फिल्ट्रेशन बैरियर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चयनात्मक मतलब सिलेक्टिव बाधा है। ये पानी और छोटे अणुओं को तो जाने देती है, लेकिन एल्ब्यूमिन जैसे मध्यम से बड़े आकार के प्रोटीन्स को मूत्र में जाने से रोकती है, बहुत प्रभावी ढंग से। तो प्रोटीन को रोकने का मुख्य काम इन पोडोसाइट्स और उनके स्लिट डायफ्राम का हुआ। बिल्कुल, एंडोथेलियल फेनेस्ट्रेशंस कोशिकाओं को रोकते हैं और पोडोसाइट्स का स्लिट डायफ्राम प्रोटीन को। अगर पोडोसाइट्स डैमेज हो जाएं या उनके फुट प्रोसेस चपटे हो जाएं, जैसा कुछ किडनी रोगों में होता है, जैसे मिनिमल चेंज डिजीज या FSGS में, तो ये स्लिट्स चौड़े हो जाते हैं और प्रोटीन यूरिन में लीक होने लगता है। उसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। अब चित्र में इन तीनों संरचनाओं, एंडोथेलियल सेल्स, बीच की एक परत बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स पर तारा स्टार लगा है और इन्हें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर के घटक बताया गया है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हमने अभी बात नहीं की। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन या GBM फिल्ट्रेशन बैरियर की सेंट्रल लेयर है। ये एंडोथेलियल कोशिकाओं और पोडोसाइट्स के बीच स्थित एक मोटी जेल जैसी परत है। ये मुख्य रूप से टाइप 4 कोलेजन और दूसरे ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। इसके दो मुख्य काम हैं। पहला, ये एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है साइज के आधार पर, खासकर बड़े प्रोटीन्स के लिए। दूसरा, ये एक चार्ज बैरियर की तरह भी काम करती है। चार्ज बैरियर, इसका क्या मतलब है? GBM में नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकॉन्स। रक्त में मौजूद ज्यादातर प्रोटीन्स जैसे एल्ब्यूमिन, उन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब समान चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। अच्छा, तो ये नेगेटिव चार्ज वाली GBM नेगेटिव चार्ज वाले एल्ब्यूमिन को पार जाने से रोकती है, भले ही उसका साइज इतना छोटा हो कि वो शायद फिजिकल बैरियर से निकल जाए। ये एक तरह से डबल प्रोटेक्शन है, साइज और चार्ज दोनों के आधार पर फिल्ट्रेशन। कमाल है। तो ये तीनों परतें, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम, नेगेटिव चार्ज वाली GBM और पोडोसाइट्स की स्लिट डायफ्राम मिलकर एक बहुत ही कुशल और सिलेक्टिव फिल्टर बनाती हैं। ये तय करती हैं कि क्या चीज रक्त से छनकर बाहर जाएगी और क्या पीछे रक्त में ही रह जाएगी। एकदम सही कहा। ये बैरियर इतना प्रभावी है कि ये प्लाज्मा यानी रक्त का तरल हिस्सा, उसमें से पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया जैसे छोटे अणुओं को लगभग बिना किसी रोक टोक के गुजरने देता है, जिससे फिल्ट्रेट बनता है। लेकिन कोशिकाओं और लगभग सभी प्रोटीन्स को रोक लेता है। आपको पता है, हर दिन हमारी किडनी लगभग 180 लीटर प्लाज्मा फिल्टर करती है इसी बैरियर के जरिए। 180 लीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, सोचिए, अगर ये बैरियर जरा सा भी लीक करने लगे तो शरीर के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। सही बात है। इसका मतलब ये फिल्ट्रेशन प्रक्रिया लगातार चल रही है
और इसे मतलब कंट्रोल करने की भी कोई व्यवस्था होगी। चित्र में कुछ और संरचनाएं भी दिख रही हैं, जैसे एफरेंट आर्टीरियोल के पास जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स और पास की ट्यूब्यूल का हिस्सा मैक्यूलर डेंसा। ये क्या है? हाँ, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेगुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसे जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus या जेजीए कहते हैं। जक्स्टा का मतलब होता है पास स्थित, तो ये apparatus ग्लोमेरुलस के ठीक पास होता है। इसमें कौन कौन से हिस्से शामिल हैं? इसके 3 मुख्य घटक हैं। पहला, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स या जेजी सेल्स। ये एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार में मौजूद विशेष स्मूथ मसल सेल्स हैं, कुछ इफरेंट में भी होती हैं। इनकी खासियत यह है कि ये रेनिन नाम का एंजाइम बनाती हैं, स्टोर करती हैं और रक्त में छोड़ती हैं। रेनिन, ओके। दूसरा है मैक्यूला डेंसा। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी का एक छोटा सा हिस्सा है जो एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के बीच से गुजरता है। इस हिस्से की कोशिकाएं घनी होती हैं, डेंस, इसीलिए इन्हें मैक्यूला डेंसा कहते हैं। ये कोशिकाएं ट्यूब्यूल के अंदर बह रहे फिल्ट्रेट में सोडियम क्लोराइड यानी नमक की मात्रा को सेंस करती हैं। अच्छा, ये सेंसर की तरह है। हाँ, और तीसरा हिस्सा है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, जिन्हें लेकिज सेल्स भी कहते हैं। ये जेजी सेल्स मैक्यूला डेंसा और ग्लोमेरुलस के बीच के त्रिकोण में होती हैं। इनका काम पूरी तरह साफ नहीं है, पर माना जाता है कि ये जेजी सेल्स और मैक्यूला डेंसा के बीच सिग्नलिंग में मदद करती हैं। तो ये जीजीए काम कैसे करता है? इसका मकसद क्या है? जेजीए का मुख्य काम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ये ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक या टीजीएफ नाम की प्रक्रिया के जरिए होता है। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, अगर किसी वजह से जीएफआर बहुत बढ़ जाता है तो ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा और तेजी से ट्यूब्यूल से बहेगा। जब ये तेज बहाव वाला फिल्ट्रेट मैक्यूला डेंसा तक पहुंचेगा तो उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा भी ज्यादा होगी। मैक्यूला डेंसा इसे महसूस करेगा और एफरेंट आर्टीरियोल को सिग्नल भेजेगा कि वो सिकुड़ जाए, मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो। अच्छा। एफरेंट आर्टीरियोल के सिकुड़ने से ग्लोमेरुलस में आने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिससे ग्लोमेरुलर प्रेशर और जीएफआर वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे। और अगर जीएफआर कम हो जाए तो? अगर जीएफआर कम होता है तो फिल्ट्रेट धीरे बहेगा और मैक्यूला डेंसा तक पहुंचने वाले फिल्ट्रेट में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम होगी। मैक्यूला डेंसा इसे महसूस करके 2 काम करेगा। एक, ये एफरेंट आर्टीरियोल को थोड़ा फैलने, वैसोडाइलेशन का सिग्नल दे सकता है ताकि ज्यादा रक्त अंदर आए। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण, ये जेजी सेल्स को रेनिन छोड़ने के लिए स्टिमुलेट करेगा। रेनिन छोड़ने से क्या होगा? रेनिन ब्लड में पहुंचकर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसे रास कहते हैं, उसे एक्टिवेट करता है। ये सिस्टम आगे चलकर एंजियोटेंसिन 2 नाम का एक शक्तिशाली वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर बनाता है, मतलब रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने वाला पदार्थ, और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव भी बढ़ाता है। एंजियोटेंसिन 2 खासकर इफ्रंट आर्टेरियोल को सिकोड़ता है, जिससे ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ता है और जीएफआर को नॉर्मल करने में मदद मिलती है। साथ ही रैस पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाने और सोडियम तथा पानी को शरीर में बनाए रखने का काम भी करता है। तो जेजीए किडनी के अंदरूनी फिल्ट्रेशन रेट को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही पूरे शरीर के ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाह, ये तो एक बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड ऑटो रेगुलेशन सिस्टम है। मतलब किडनी से फिल्टर ही नहीं करती, बल्कि अपने फिल्ट्रेशन रेट को खुद ही मॉनिटर और एडजस्ट भी करती रहती है ताकि शरीर में स्थिरता बनी रहे। बिल्कुल, ये किडनी की सबसे प्रभावशाली क्षमताओं में से एक है। ब्लड प्रेशर में सामान्य उतार चढ़ाव के बावजूद जीएफआर को काफी हद तक स्थिर बनाए रखना, और जेजे इस ऑटो रेगुलेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, मुझे लगता है हमने ग्लोमेरुलस की संरचना और उसके मुख्य कार्यों को काफी विस्तार से समझ लिया है। अगर हम इस पूरी जानकारी को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? जरूर। सबसे पहली बात, ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल के अंदर स्थित रक्त केशिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है जो किडनी का मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है। इसमें रक्त एफरेंट आर्टेरियोल से आता है और एफरेंट आर्टेरियोल से जाता है, और हाँ, उनके व्यास का अंतर फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी दबाव पैदा करता है। हाँ,
और रक्त 3 स्तरीय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर से छनता है। ये बैरियर फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल कोशिकाओं, नेगेटिव चार्ज वाली ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स के फुट प्रोसेस व स्लिट डायफ्राम से मिलकर बना है। और ये बैरियर पानी और छोटे अणुओं को तो जाने देता है, लेकिन रक्त कोशिकाओं और बड़े प्रोटीन्स को रोक लेता है। बहुत सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन है ये। सही। इसके अलावा मैसेंजियल कोशिकाएं हैं जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं और थोड़ी सफाई व रेगुलेशन का काम भी करती हैं। और अंत में जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस JGA, जिसमें JG सेल्स और मैक्यूला डेंसा शामिल है, वो TGF और रेनिन रिलीज के जरिए GFR और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाकई ये पूरी संरचना देखने में भले ही सूक्ष्म हो, लेकिन इसका डिजाइन और काम करने का तरीका अविश्वसनीय रूप से जटिल और कुशल है। हमारे शरीर में ऐसी लाखों इकाइयां लगातार काम कर रही हैं, ये सोचना ही अद्भुत है। बिल्कुल। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि ये संरचना कितनी नाजुक भी हो सकती है। इस फिल्ट्रेशन बैरियर के किसी भी परत में अगर क्षति हो जाए, चाहे वो डायबिटीज से हो, हाई ब्लड प्रेशर से या किसी इम्यून डिसऑर्डर के कारण, तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे प्रोटीन का लीक होना या फिल्ट्रेशन क्षमता का कम होना, जो धीरे धीरे किडनी फेलियर तक ले जा सकता है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि कैसे अलग-अलग बीमारियां इस जटिल संरचना के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकती हैं। सही कहा। और इस पर विचार करना भी दिलचस्प होगा कि भविष्य में हम इन सूक्ष्म संरचनाओं को और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। शायद ऐसी थेरेपी विकसित कर सके जो सीधे इन डैमेज हिस्सों को टारगेट करें, ताकि किडनी रोगों का इलाज और रोकथाम और प्रभावी ढंग से हो सके। ये जानना कि समस्या किस लेवल पर है, एंडोथीलियम, GBM, पोडोसाइट्स या मेसेंजियम, ये इलाज की दिशा तय करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।